नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, आपको भी और आपके दर्शकों को भी नमस्कार। सर, फैसला सुनाया सुप्रीम कोर्ट ने। शर्जिल इमाम और उमर खालिद की जमानत याचिका खारिज की सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन नारेबाजी हो रही है पीएम मोदी के खिलाफ, गृह मंत्री के खिलाफ जेएनयू में। कब तक इसको बर्दाश्त किया जाएगा सर? अंजू जी, ऐसा है कि इन लोगों को ना अपने जुडिशियल सिस्टम पर भरोसा है। हमारी सारी दुनिया जानती है जुडिशरी जो है इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स नहीं होती हैं। आप जानते हैं हमारा जुडिशियल सिस्टम है, उसमें जजेस अपॉइंट द जजेस एंड यही भारत की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी। और इन लोगों को ना जुडिशरी पर भरोसा, चलो सरकारों पर भरोसा नहीं है, लेकिन कम से कम जुडिशरी पर भरोसा करना चाहिए। और देखिए, बड़े अफसोस की बात यह है कि फैसला जुडिशरी का और गाली होम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर का। और हमारे भारत के कुछ संस्कार है, मुझे लगता है इन बच्चों में वो संस्कार ही नहीं है। इनके माँ बाप ने क्या संस्कार दिए, इनके टीचरों ने क्या संस्कार दिए। आप मोदी जी और अमित शाह जी मेरे ख्याल इनसे उम्र में बड़े होंगे। आदमी उम्र में बड़े आदमी को इस तरह इस बदतमीजी से नहीं बोलता है कि तुम्हारी कब्र खुदेगी। व्हाट नॉनसेंस आर यू। आपको कौन सिखाता है ये बातें? आप मैं तो ये कहता हूं इनके टीचर्स की भी अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए। जो जेएनयू में टीचर्स हैं वो क्या पढ़ाते हैं इनको? कुछ कुछ भारत की संस्कृति है, कुछ इनको है कि बड़े की कोई इज्जत करनी चाहिए। और चलो, ओहदे में तो हैं ही बड़े, उम्र में भी बड़े। और प्राइम मिनिस्टर भारत को हेड करते हैं, वो उनको एक 140 करोड़ लोगों का वो प्राइम मिनिस्टर है या होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी। तो उनको चुना गया है। वो कोई ऑटोक्रेटिक तरीके से कोई आर्मी का चीफ नहीं है जिसने पावर सीज की है। उनको इतने लोगों ने चुन कर लाया, आप तो उस पर भी भरोसा नहीं करते हो। और किस तरह की इनकी मेंटालिटी, मैं ये पूछना चाहता हूं, ये वही इकोसिस्टम है इसमें बाहर की ताकतें भी लगा। आपने देखा शर्जिल इमाम और उमर खालिद के लिए वो किस तरह से वो न्यूयॉर्क का जो मेयर बना है, पहले दिन ओथ लेता, दूसरे दिन यहाँ चिट्ठी लिखता कि हम आपके बारे में कंसर्न है। उसको जो बांग्लादेश में हो रहा है उसका कंसर्न नहीं है। तो ये एक इकोसिस्टम है जो इन्होंने यहाँ तख्ता पलट करने की कोशिश की। जब आपने देखा सीएए की एजिटेशन हुई, किस तरह से वो ये चलाया, उस वक्त इनका रोल आप देखिए। शर्जिल इमाम क्या बोलता है 2000 में, आई थिंक समवेयर अराउंड 2000, ही क्या कहता है? वो कहता है कि नॉर्थ अगर 10 लाख लोग इकट्ठे हो जाए तो नॉर्थ ईस्ट को भारत से काट देंगे। ये जवान है आप, ये आप देश को तोड़ने वाली बात करते हो। और वही बातें आप वैसे ही बातें आप बांग्लादेश से आजकल सुन रहे हो। जो इस थर्ड रेटर ने बोला, शर्जिल इमाम ने, वो आज बांग्लादेश के लोग बोल रहे हैं कि हम नॉर्थ ईस्ट। वही मोहम्मद यूनुस बोलता है, उस्मान हादी इसने जो बोला वही वो बोल रहे हैं। अच्छा, उमर खालिद, मैं इनकी जरा पहले पोल खोल दूं ना। उमर खालिद दिल्ली राइट्स में इन्वॉल्व, जिसमें 53 लोग मर गए, उनके लिए कंसर्न नहीं है। तो आपको इन लोगों की फंडिंग कहां से आती है? फॉर एग्जांपल, मैं पहले तो बात ये करना, सरकार को देखना चाहिए कि इनके लिए, जो मैं बार बार कहता हूं, शर्जिल इमाम और उमर खालिद के लिए बैटरी ऑफ लायर्स खड़ी थी सुप्रीम कोर्ट में बेल कराने के लिए। आम आदमी को सुप्रीम कोर्ट में डेट ही नहीं मिलती। एक तो इनको डेट मिली, उधर खड़ा कौन कौन था? कपिल सिब्बल साहब, मनु सिंह भी, और 2-3 बड़े बड़े नाम मैं न्यूज में देख रहा था। इन लोगों की फीस आप अफोर्ड कैसे करें? ये स्टूडेंट्स हैं, इनको पेमेंट कौन करता है? पहले तो ये पता लगना चाहिए। इतने बड़े बड़े लायर्स और बैटरी ऑफ लायर्स के लिए लाखों रुपया चाहिए, 20-20, 15-15 लाख पर डेट की वो उनकी फीस है। ये कौन पैसे देता है? ये इकोसिस्टम कौन है इनका? फिर या क्या कनेक्शन है कि वहां से न्यूयॉर्क का मेयर बोलता है? ये बाहर की ताकतों का
एक पूरा इकोसिस्टम इस भारत को तोड़ने में लगा हुआ है। और मैं तो ये कहूंगा इनकी तो पहले वो लेनी चाहिए, कितनी इनकी जेएनयू का पहले सीधा करना चाहिए कि इनकी कितनी क्लासेस इन्होंने, एक परसेंटेज होती है, हम भी स्टूडेंट रहे हैं, आपकी अटेंडेंस कितनी होती है, उस अगर वो आप उतनी अटेंडेंस पूरी नहीं करो तो आपको एग्जाम में नहीं बैठने देना चाहिए। ये जो नाराबाजी करते हैं कि मोदी तेरी कबर खुदेगी, अमित शाह तेरी कबर खुदेगी, इनकी अटेंडेंस कितनी है, ये कितने क्लासेस अटेंड करते हैं, क्या ये वाइस चांसलर उनकी जिम्मेवारी नहीं है देखने की ये क्या है, इनके टीचर्स क्या पढ़ा रहे हैं इनको, और टैक्स पेयर पे ये यूनिवर्सिटी चलती है। भारत देश ऐसी यूनिवर्सिटीज को नहीं चाहता है जहां इस तरह के लोग पैदा होते हैं। अगर इनको इतना प्यार है इनके साथ, तो ये शर्जील इमाम और उमर खालिद के साथ बांग्लादेश चले जाए ना, पाकिस्तान में चले जाए, वहां रहें। अगर इनको भारत से इतनी नफरत है तो जाएं वहां पर। थर्ड रेटर्स हैं ये, इनको अपनी संस्कृति की वो नहीं है। एक आदमी यहां राइड करवाता है, इसको तोड़ने की कोशिश करता है देश को, और उसकी सपोर्ट में ये आते हैं, और वो भी जुडिशियल सिस्टम का जजमेंट के ऊपर। दूसरा नॉर्थ ईस्ट को तोड़ना चाहता है। इन लोगों को मैं तो कहता हूं, इनको इन दोनों के साथ, इन जितने जेएनयू वाले नारे दे रहे थे, इनका सीसीटीवी फुटेज लेके इन सबको बांग्लादेश और पाकिस्तान में ड्रॉप कर देना चाहिए, रहो वहां पर। ये वही करवाना चाहते थे ना, ये जिनको सपोर्ट कर रहे हैं वो यही करना चाहते हैं, भारत को तोड़ना है, भारत तेरे टुकड़े होंगे, टुकड़े टुकड़े गैंग हुआ ना भारत को। दे आर चैलेंजिंग द इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ दिस कंट्री, एंड दिस कंट्री विल नॉट टॉलरेट इट। आप भारत की पॉलिसी, मोदी जी और शाह जी की पॉलिसी पे क्रिटिसाइज करो ना, अगर आपको लगता है कि आपने ये गलत किया। बट ये कौन सी संस्कृत आपकी तमीज है कि तुम्हारी मोदी तेरी कबर खोदेगी यहाँ और शाह साहब को तेरी कबर खोदेगी इधर? क्या ये इस तरह के लोग हमें इस तरह की एजुकेशन इम्पार्ट करनी है? ये हमारे टीचर और हमारे माँ बाप सिखाते हैं इनको। ये भारत है हमारा, ये फ्यूचर यूनिवर्सिटी, हम ग्लोबल लीडर बनना चाहते हैं। इस तरह के लोग पैदा कर, इनको ना अपने देश से प्रेम है, ना अपनी संस्कृति से, ना अपने कानून से, ना अपनी कॉन्स्टिट्यूशन से। तो मुझे लगता है इनको जाने देना चाहिए। ऐसे लोगों को, मुझे लगता है ऐसे लोगों की भारत में जगह नहीं होनी चाहिए। इनको अपनी संस्कृति से प्रेम नहीं, अपने देश से प्रेम नहीं, अपनी जो संस्कार है उनसे प्रेम नहीं, इनको अपनी कॉन्स्टिट्यूशन, अपनी हाईएस्ट कोर्ट से कोई लगाव नहीं है। अगर इनको इतना ही प्रेम है पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, इनको जाने देना चाहिए। 1 वे टिकट दीजिए। इन जो पहले 2 अक्यूज्ड हैं उनको भी, और इनके साथ ये जो जेएनयू वाले नाराबाजी कर रहे हैं, कुछ तो आदमी को एक, और आप पॉलिसी से डिफर करिए ना। अब बताइए उनको कि आप ये कर रहे हैं, हमें ये, और वहां ये पढ़ने के लिए गए हैं या ये पॉलिटिकल एक्टिविटी करने के लिए? सर, ताज्जुब की बात है कि जो नारे लगा रहे हैं और जो वीडियो सामने आ रहा है उसमें वही लोग हैं जो जेएनयू में भी चुनाव जीत कर आए हैं। वहां का प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सब लोग हैं जो नारे लगा रहे हैं, भगवा जलेगा, दीवारों पर जलेगा, इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन सर, जेएनयू एक ऐसा अड्डा है जहां पर ये पहली बार नहीं हुआ। आपको याद होगा वो अफजल, हम शर्मिंदा है तेरे कातिल है, तब भी हुआ थी। वो कन्हैया कुमार जो आज कांग्रेस का नेता बना फिरा है, वो भी वहीं पे ये नारेबाजी कर रहा था। तो ये तो पहली बार नहीं है, राहुल गांधी खुद वहां पर पहुंचकर उनको समर्थन देता था। तो ये जो अड्डा है इसी को ही अब हटाने की जरूरत है। हाई टाइम है सर। जेएनयू है क्या? बिल्कुल सही है। मैं समझता हूं सरकार को इन सारी चीजों पे देखना चाहिए। आज वही कन्हैया कुमार कांग्रेस का, ये बेसिकली कांग्रेस इकोसिस्टम ऐसा सेपरेटिज्म सपोर्ट करता है। दैट इज वाई आज कांग्रेस की जो हालत है, बिकॉज देशवासी इसको पसंद नहीं करते हैं। आज जो कांग्रेस की स्थिति है वो इसी वजह से है, क्योंकि आप ऐसे लोगों को सपोर्ट करते हो, एंटी नेशनल फोर्सेस को सपोर्ट करते हो, आप देशवासी जो हैं उनसे आप प्रेम नहीं करते हो, अपने देश से प्रेम नहीं करते हो। ऐसी ताकतों को जो बाहर से भारत को कमजोर करना चाहती हैं, उनके साथ चलते हो। आप देखिए राहुल गांधी कहां कहां जाके क्या क्या बोलते हैं, और उनके साथ हमेशा सोरोस का बेटा खड़ा होता है। वो पता नहीं है उनको कि सोरोस क्या करता है, वो क्या फंडिंग करवा रहा है फॉरेन से। तो ये सारे एस्पेक्ट भारत सरकार को देखने चाहिए। मेरा ये मानना है इनकी फंडिंग, इनके लिए पहले तो
ये जो दोनों जिनकी बेल रिजेक्ट हुई है, इनके लिए इतनी बैटरी ऑफ लायर्स कहां से आती है और उनकी फीस कौन देता है? मैं ये जानना चाहता हूं और मेरा देश ये जानना चाहता हूं। ये स्टूडेंट्स हैं, इनके पास इतना पैसा कहां से आया? आई कैन नॉट अफोर्ड। मुझे 15-15 लाख का एक लायर मैं खड़ा नहीं कर सकता। मैं एक अच्छे ओहदे से रिटायर हुआ हूं, तो ये स्टूडेंट कहां से करते हैं ये पैसा? और वहां एक लायर नहीं था, बैटरी ऑफ लायर्स। आप देखिए जब सुप्रीम कोर्ट में ये आर्गूमेंट होता है, इसी तरह ये जो इनके पास पैसा कहां से आता है? जो सारे नाराबाजी कर रहे हैं, इनके माँ बाप कितना पैसा देते हैं, इनके माँ बाप की इनकम क्या है, इनके अकाउंट्स चेक करने चाहिए, क्या पहनते हैं, इनके खर्चे क्या है, ये देखने चाहिए। ये भारत के खिलाफ साजिश का हिस्सा है। उमर खालिद के जो पिता हैं वो सिमी के मेंबर रहे हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के स्पोक्स पर्सन है, अपनी पत्नी के साथ दिसंबर महीने में न्यूयॉर्क गए थे, वहां जाकर वो जोरान ममदानी से मुलाकात की है। सर, ये आने जाने का टिकट किसने दिया होगा? सर, क्या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में इतना पैसा मिलता है एक स्पोक्स पर्सन को कि वो अमेरिका जा सकता है? मैं वही कह रहा हूं, भारत सरकार को ये सारी चीजें एजेंसीज लगाकर इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ये कहां से पैसा लाते हैं? न्यूयॉर्क जाना, आप इमेजिन करिए, यहां से इसके मम्मी डैडी न्यूयॉर्क जाते हैं, वो वहां पहले तो टिकटें इतनी महंगी हैं, फिर वहां रहना, उसके लिए डॉलर्स, वहां इमीडिएटली तो ममदानी मिल नहीं गया होगा, उसको तो कुछ टाइम लगा होगा मिलने में। तो ये सारा एक्सपेंडिचर कौन करता है? इनके बड़े बड़े वकीलों को कौन फंड करता है? उनकी फीस कौन देता है? सुप्रीम कोर्ट की प्रायोरिटी पे इनकी हियरिंग कैसे हो जाती है? मैं इसीलिए कह रहा हूं, इनका पूरा एजेंसियों को इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और ये जो लड़के नाराबाजी कर रहे हैं, इनका क्या क्या कनेक्शन है? इनके अकाउंट चेक करना चाहिए, इनके पैसा कहां से आता है? क्या इनके माँ बाप इतने रिच हैं, वो पैसा देते हैं जाओ लीडरी करो वहां पर जाके? ये क्या पढ़ने के लिए गए हैं या लीडरी करने के लिए गए हैं? और ये जो इस तरह के बदतमीजी के नारे देते हैं और किसको सपोर्ट कर रहे हैं? ऐसे लोगों को एजुकेट करके हमने क्या करना है जो भारत के खिलाफ ही बकवास करेंगे? और आप उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हो जो भारत को तोड़ना चाहते हैं, जो कम्युनल राइट करा के यहाँ 50-50 54 लोगों को मरवाते हैं। आपको शर्म नहीं आती? आप देश के तोड़ने वाले के साथ खड़े हो, जो नॉर्थ ईस्ट को काटना चाहता है उसके साथ खड़े हो। क्या आपकी भी यही आइडियोलॉजी है? और बाद में यही बनेंगे कन्हैया कुमार, और बाद में यही बनेंगे टेररिस्ट। तो ये ऐसे लोगों को भारत के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मेरी बात आप नोट कर लीजिए। अब भारत इस तरह का बदतमीजी, इस तरह का बकवास देश के खिलाफ, देश को तोड़ने की शक्तियों को साथ ज्वाइन करने वालों को बर्दाश्त नहीं करेगा। आप जिस मर्जी पार्टी से एफिलिएटेड हो, और ऐसी पार्टियां डूबेगी ही डूबेंगी। भारत में उनका कोई फ्यूचर नहीं है, तो इनको भी ध्यान रखना चाहिए। मेरा ये मानना है, सरकार को देखना चाहिए कि इनके पीछे कौन है, इनको किसके इशारे पे इन्होंने इस तरह के नारे लगाए, इनको पैसा कितना मिला, कहां से मिला? सर, जेएनयू टैक्स के पैसे से चलता है, सरकार के पैसे से चलता है, और सरकार के विरोध में ये नारेबाजी हो रही है। इनमें से ज्यादातर लोग तो सर सालों से वहां के हॉस्टल में रहते हैं, सारी जो पर्क्स मिलते हैं, जो सुविधाएं मिलती है सरकार से, उसका फायदा उठाते हैं। ये कन्हैया कुमार तो 35-36 साल तक पहुंच गया था, तब तक पीएचडी करे जा रहा था, पढ़ाई ही कर रहा था। तो यहां पर जो एक बार जाता है वह बस जाता है और फिर वो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा ही चलाता है। अब खबर ये भी आ रही है कि जेएनयू प्रशासन ने इन नारेबाजी करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई है। तो आपको लगता है कि ये गिरफ्तार होंगे, या ये गिरफ्तार होंगे तो फिर से और डफलियां लेकर ऐसी नाच गाना करेंगे? नहीं, एफआईआर अगर करवानी है तो ये यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का फर्ज बनता है इनके खिलाफ एफआईआर करवाना, और एफआईआर होनी चाहिए। उसके बाद इनको जो भी कानूनी कार्रवाई है इनके खिलाफ होनी चाहिए, इनकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और अदालत के सामने पेश करना चाहिए, ताकि जिस अदालत को ये क्रिटिसाइज कर रहे हैं उसी अदालत के सामने ये पेश हो, इनको पता चले कि कानून नाम की चीज क्या होती है, और देश के खिलाफ बकवास करने का क्या नतीजा होता है वो इनको मिलना चाहिए। जी सर, उमर खालिद और शर्जिल इमाम के जो बयान सुप्रीम कोर्ट में दिखाए गए थे, जो भाषण इन्होंने दिया था, हेट स्पीच के दायरे में जो आता है, आप सोचिए उसमें तो सुप्रीम कोर्ट और अदालतों की भी धज्जियां उड़ाई गई थी कि ऐसा प्रदर्शन करो कि अदालतों को भी पता चले कि हम क्या हैं। बाबरी मस्जिद के बाद जब गिरी थी तब ऐसा नहीं हुआ था। इस तरह की बातें शर्जिल इमाम कर रहा था अदालतों के खिलाफ।
इसीलिए अदालत, हाईएस्ट कोर्ट ने कहा कि इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने जो मटेरियल दिया है उससे हम कन्विंस्ड हैं, दैट इज व्हाई बेल वाज डिनाइड। और आप किस तरह के शहरी हैं कि आप अपनी हाईएस्ट कोर्ट के खिलाफ बकवास कर रहे हैं, जुडिशरी के खिलाफ बकवास कर रहे हैं। तो ये इनको पता लगना चाहिए कि और ये पढ़े लिखे लोग हैं, कोई अनपढ़ टाइप नहीं है जिसको मालूम नहीं है कि इनका एक अच्छा शहरी का क्या रोल होना चाहिए देश के लिए, देश के निर्माण के लिए क्या काम कर रहे हैं आप, देश की तरक्की के लिए क्या कर रहे हैं, क्या कंट्रीब्यूशन है आपकी, स्वाय इसको माहौल बिगाड़ने के और एंटी नेशनल लोगों की सपोर्ट करने के। तो ऐसे लोगों को जो भी कानून, अगर आप, मैं तो ये कहूँगा अगर कानून में कहीं इस तरह का प्रोविजन नहीं है तब भी ऐसे कानून लाने चाहिए। जो लोग इस तरह का मिसयूज करते हैं यूनिवर्सिटी कैंपसेस का, जैसे आप कह रही हैं कि हॉस्टलों में 5-5, 10 साल, 15 साल बैठते हैं और रिसर्च के बहाने एनरोल कर लेते हैं और पॉलिटिक्स करते हैं इस तरह का, ऐसे लोग और बाहर की शक्तियों के साथ मिलकर भारत का, आज जिनको ये कह रहे हैं कब्रें खुदेंगी, आज पूरा भारत नहीं पूरी दुनिया उनकी तारीफ कर रही कि नहीं। अब देखिए प्रधानमंत्री मोदी जी का पूरी दुनिया, जब सारी दुनिया क्राइसिस में है, इकोनॉमिक, जियो स्ट्रेटेजिक, आप पॉलिटिकल, आप देखिए पूरी दुनिया की हालत, और ऐसे में भारत 8% की ग्रोथ से बढ़ रहा आगे, दुनिया के लिए एनवी है भारत। और इस तरह के क्राइसिस में वो भारत को निकाल के ले जा रहे हैं और उसके खिलाफ ऐसा बोलते, आप किसी के इशारे पे बोल रहे हो ना, आप उन शक्तियों से बोल के मदद से बोल रहे हो जो चाहते हैं कि पाकिस्तान की तरह भारत भी बन जाए या बांग्लादेश की तरह भारत में तख्ता पलट हो जाए, नेपाल की तरह, श्रीलंका की तरह। तो आप भारत के हित की तो बात कर नहीं रहे हो, आप भारत के खिलाफ बात कर रहे हो। तो आपको टैक्स पेयर फंड नहीं करेगा, ये भारत का जो टैक्स पेयर है वो कहता मेरे पैसे से ऐसी यूनिवर्सिटी से ऐसी उपज क्यों पैदा की जाए जो मेरे देश को तोड़ने वाली है। मैं बिल्कुल उन भारतीय लोगों के साथ हूं और ऐसे लोगों का हिसाब सरकार को करना चाहिए। जी सर, अगर इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए तो आप सोचिए कि वो जो एक पूरा इकोसिस्टम है, वॉशिंगटन पोस्ट, न्यूयॉर्क टाइम्स, वहां पर लेख छपने शुरू हो जाते हैं कि भारत में तो अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, ये अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर ही ड्रामा कर रहे हैं सर। और फिर इस देश में भी एक पूरा का पूरा विपक्ष है, आजकल तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन शायद वियतनाम में बैठा हुआ है, तो वहां से ही सब कुछ शुरू हो जाएगा कि भारत में देखिए कितनी ज्यादा दिक्कतें हो रही है लोगों को अपनी बात रखने में, इसी तरह का ढिंडोरा पीटना शुरू कर देते हैं सर। अभिव्यक्ति की आजादी की लिमिटेशंस है, वो अभिव्यक्ति की आजादी ये नहीं कहती कि मोदी जी तुम्हारी कबर खुदेगी या अमित शाह जी तुम्हारी कबर खुदेगी। अभिव्यक्ति की फ्रीडम इसलिए है, आप उनको क्रिटिसाइज करो ना उनकी पॉलिसी पे, आप गवर्नमेंट कुछ गलत करती है उस पर क्रिटिसाइज करो ना, उनकी कबर खोदने पर क्यों लगे हो आप? तो दैट मीन्स यू हेट देम, दैट मीन्स यू आर वर्किंग एट द बेहेस्ट ऑफ सम फॉरेन फोर्सेस जो चाहते हैं कि भारत में तख्ता पलट किया जाए। आप एक कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड हाईएस्ट ऑफिस होल्ड करने वाले के खिलाफ इस तरह की बेहुदगी और आप बदतमीजी की बातें कर रहे हो। आपको कानून के दायरे में जो भी आपके खिलाफ बनता है, मुझे लगता है एफआईआर के बाद ये कोर्ट के सामने पेश करनी चाहिए वीडियो, उनको बोलना चाहिए, प्रेयर करनी चाहिए कि इनके खिलाफ जो भी कार्रवाई है वो की जाए। और अगर ऐसा प्रोविजन नहीं भी है, जो लोग मेरे देश के दुश्मनों के खिलाफ के साथ खड़े होते हैं और भारत के खिलाफ बोलते हैं, जो लोग मेरे देश को तोड़ने की बात करते हैं, मेरे देशवासी चाहते हैं कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। उनके लिए यहाँ भारत में कोई जगह नहीं। अगर वो चाहते हैं तो जिस जगह से उनको प्रेम है पाकिस्तान में, अपनी अभिव्यक्ति की जो आज़ादी है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान में जाके या अफगानिस्तान में जाके दिखाए ना, भारत को जरूरत नहीं। और हमें न्यूयॉर्क, ममदानी जैसों की भारत, हु आर दे, वी डोंट केयर, जहन्नम में जाए वो,
न्यूयॉर्क ने जो लिखना लिखेगा, वाशिंगटन पोस्ट ने जो लिखना लिखेगा, इट डजंट मैटर। और भारत जानता है इनको, बीबीसी और जो अल जजीरा है वो बकवास करते रहते, करने दीजिए, डजंट मैटर। तो हाँ, भारत पहले वाला भारत नहीं है और हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उससे वो 8 यूएस के सांसद भी बौखलाए हुए हैं जिन्होंने बाकायदा चिट्ठी लिखी थी भारत सरकार को उमर खालिद को लेकर, और उनमें से 4 ऐसे हैं जिनके बारे में ये पोल पट्टी खुल गई है कि राहुल गांधी विदेश जाते हैं तो उनसे मुलाकातें करते हैं। ये तस्वीर में जो एक महिला नजर आ रही है ये भी उन 8 सांसदों में से एक है। तो अब आपको लगता है कोई नया टूल किट आया है जो इनको थमाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में तो हार गए तो इस तरह का रायता फैलाया जाए, इस तरह से कटघरे में खड़ा किया जाए मोदी सरकार को? बिल्कुल सही है, और आपने ये फोटो निकाल के साबित ही कर दिया कि ये लोग जो चिट्ठी लिखने वाले हैं ये किसके इशारे पे कर रहे हैं और इनके साथ सोरोज और इनका क्या कनेक्शन है। और ये ममदानी और ये सारा ग्रुप है, उनको जो बांग्लादेश और पाकिस्तान में हो रहा है उसकी फिक्र नहीं है, क्योंकि वहां उनका एजेंडा फिट नहीं होता, वहां इनका वोट बैंक नहीं फिट होता। वहां जो एट्रोसिटीज हो रही है, आज भी एक आदमी को मार दिया बांग्लादेश में, मैं आज ही पढ़ रहा था या कल पढ़ा कि आई थिंक ही इज द 4th और 5th वन। तो ये जो ओपनली इस तरह, एक रिपोर्ट के मुताबिक शायद 18 से 20 लोग मार दिए पिछले कुछ दिनों में। तो ये जस्ट बिकॉज उनकी एक पर्टिकुलर रिलीजन है जो वेलकम नहीं है बांग्लादेश और पाकिस्तान में या अफगानिस्तान में, तो उस पे इनको कोई तकलीफ नहीं होती। अब भारत में इनको जरा सी उस बात पे, ये जो कानून के दायरे में भी होता है उसमें भी तकलीफ होती है। तो हम ये जो इकोसिस्टम है, भारत इस चीज को, भारत के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप देश के बाहर जाके आप देश के खिलाफ बोलते हो और इस तरह की आप शक्तियों को, जो जो टुकड़े टुकड़े गैंग है उसका साथ देते हो, उसको भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। जी सर, आपको लगता है सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में स्वतः संज्ञान लेना चाहिए? क्योंकि अगर इन लोगों को नहीं रोका गया तो फिर तो जेएनयू में तो आपको पता है एक बार शुरू होते तो फिर रुकते नहीं ये लोग, और फिर राजनीतिक पार्टियां भी इनके साथ खड़ी हो जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट पता नहीं मुझे कि वो इसमें संज्ञान लेगी नहीं लेगी, लेकिन कानून को लेना चाहिए। और इसमें जो वहाँ की सरकार है, वहाँ की पुलिस है, उनको अगर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन ने एफआईआर के लिए लिखा है तो एफआईआर देकर इन्वेस्टिगेशन करके ये सारे प्रूफ डालने चाहिए और अल्टीमेटली कोर्ट के पास ही जाना है, क्योंकि यहाँ कानून से काम होता है। अल्टीमेटली कोर्ट ही फैसला करेगी कि इन्होंने क्या जुर्म किया है और इनको किस चीज की कितनी सजा मिलेगी, ये अदालत फिक्स करेगी, ये सरकार नहीं करेगी। सरकार एफआईआर देगी, इन्वेस्टिगेशन में प्रूफ देगी। प्रूफ देना इन्वेस्टिगेशन में यही चीज होती है, आप प्रूफ कलेक्ट करते हो, उसमें ये वीडियोस, इनकी डिटेल, इनका इन्होंने जो भी इन्वेस्टिगेशन की, इनको कहीं से फंडिंग आई, इनको कोई व्हाट्सएप इनका देखना चाहिए, जो इनका मोबाइल के किसने ये ऑर्गेनाइज करवाया, किसके कहने पर करवाया, ये इस तरह के स्लोगन देने के लिए ये सारी इन्वेस्टिगेशन में आएगा और ये सारा पेश करना चाहिए अदालत के सामने। और इनका क्या कनेक्शन है फॉरेन फंडिंग के साथ, इनका क्या कनेक्शन है सोरोस जैसे लोगों के साथ, इनका क्या कनेक्शन है ये जेएनयू में ही ऐसा गंद क्यों होता है। और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग भारत सरकार को देखना चाहिए कि जेएनयू ये जो अड्डा बना है एंटी इंडिया फोर्सेस का, इससे अच्छा हम इसको कुछ और ही काम के लिए इस्तेमाल करेंगे, बजाय इसके कि ये और पब्लिक, अगर इन लोगों ने इस तरह का करना है, ये अपनी फंडिंग खुद लाएं। भारत सरकार और टैक्स पेयर का पैसे से हमें ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए जहां एंटी इंडिया नैरेटिव हमेशा पनपता रहेगा और चलाता रहेंगे। जी सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये पहली बार नहीं हुआ है जेएनयू में, हमेशा से इसी तरह से एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा चलाते हैं और टैक्स पेयर के पैसे से ये यूनिवर्सिटी चलती है। तो ऐसे में इस यूनिवर्सिटी को बंद करने का, डिसमेंटल करने का, मुझे लगता है इट्स हाई टाइम कि इस बारे में केंद्र सरकार को सोचना चाहिए। लेकिन अब देखते हैं सर, इस मामले में जो एफआईआर की बात हो रही है उसके बाद क्या होता है, क्या ये नारे लगाने वाले जो वीडियो में नजर आ रहे हैं इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है, वरना तो इनको भी सीधे सीधे गिरफ्तार करके शर्जिल इमाम और उमर खालिद की बगल में पहुंचा देना चाहिए
तिहाड़ जेल में। सर, आपने समय निकाला, बहुत ही विस्तार से इस विषय पर अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार, नमस्कार, जय हिंद।